एलएन नीट मेजर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2, जिसमें 12th क्लास का फुल सिलेबस पूछा गया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 180 तक। पूरे 90 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में क्या की पॉइंट था और क्या पूछा गया था, कैसे सॉल्व करना था, एंड अगर कुछ मिस्टेक्स हैं उसमें मतलब करेक्शन है तो उसको भी पेपर में ही बताया जाएगा। तो बैठकर ध्यान से वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा एनालिसिस हो जाए, एंड में से क्वेश्चन नहीं उसके पीछे का लॉजिक एंड उससे रिलेटेड और भी डाटा क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सो ध्यान से देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो चलिए बायोलॉजी का जो कि एलन मेजर टेस्ट 2 का जो बायोलॉजी का पेपर है उसको हम फास्टली देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था एंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसका की पॉइंट क्या था। फिजिक्स का सोल्यूशन मैंने सेंड कर दिया है, बहुत डिटेल सोल्यूशन किया है, बहुत बढ़िया से उसका पूरा टॉपिक क्लियर मैंने कर दिया है। एंड प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, एलन मेजर सोल्यूशन की प्लेलिस्ट है और वहां से आप देख सकते हैं। बाकी बातें क्वेश्चन नंबर 91 में, तो यहाँ पर जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी कि नॉन मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो कौन कौन सा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, यानी कि जिसमें मेंडल का रूल नहीं चलता है, यानी कि जिसमें डोमिनेंस मेंडल ने डोमिनेंस का बताया था, जिसमें डोमिनेंस नहीं हुआ तो वो क्या हो गया, नॉन मेंडेलियन हो गया। तो ये क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रोड पाम, पाम क्रीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, वीक रिंकल टंग, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टॉप, ये सब डाउन सिंड्रोम के सिम्टम हैं। देन क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो अ सिंगल ट्रेट कंट्रोल बाय 3 और मोर देन 3 एलील, जब एलील की बात किया मोर देन 3 अथवा मोर देन 3 एलील, एलील की बात की मल्टीपल एलील हो गया, यानी कि A2 जाएगा। उसके बाद जीन्स की बात करा 3 और मोर देन 3 जीन, यानी कि पॉली जीन की बात करा पॉलीजेनिक B3 जाएगा। एंड सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, तो ये तो प्लियोट्रॉपी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, देन यहाँ पे अल्फ्रेड स्टुडबेंट ने क्या किया था, जेनेटिक मैप के बारे में बताया था। टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, एंड लिंकेज टर्म प्रपोज किया था मॉर्गन भाई साहब ने। सटन एंड बोवेरी ने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, जो कि क्या थी, वो ये थे कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉज। ठीक है, तो ये सटन एंड बोवेरी का काम था। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, तो पूछा है कि व्हिच वन फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये जितने भी दिए गए सब एक्सप्लेन किए जाते हैं एक्सेप्ट बी। बी क्या कहता है, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर्स एज सच इन F2 जनरेशन। तो ये जो है मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से एक्सप्लेन होता है, ना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से। डोमिनेंस से ये एक्सप्लेन नहीं होता है बी वाला स्टेटमेंट। किससे एक्सप्लेन होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। सो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन 2 जाएगा ACDE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि लिंकेज वाज डिस्क्राइब्ड बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला। ही हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल, देन इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। बिल्कुल सही बात है। उनका F2 जनरेशन में सेम 9:3:3:1 नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे लिंकेज देखा गया था मॉर्गन के केस में। पेरेंटल कमीशन आर ऑब्जर्व्ड मोर देन रिकमेंड, सही है। किस लिए ऐसा हुआ था, क्योंकि लिंकेज हुआ था, क्योंकि मॉर्गन ने जो कैरेक्टर चूज किए थे वो दोनों कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पर थे। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन लिंकेज वाज ऑब्जर्व ड्यू टू केमिकल एसोसिएशन। अब केमिकल नहीं फिजिकल एसोसिएशन हुआ था। देन ये स्टेटमेंट गलत है, बी गलत है, एंड हमारा डी भी गलत है। ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव सेम एफिशिएंसी टू, सेम एफिशिएंसी नहीं होती है, डिपेंड करता है कि उनके बीच का लिंकेज कैसा है, उनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, देन एफिशिएंसी अलग हो जाएगी लिंकेज की। तो ई वाला भी गलत है, एंड करेक्ट कौन है, करेक्ट है A एंड C, ऑप्शन नंबर 2। अगर एक्सप्लेनेशन सही लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ थैंक्स लिखिए या फिर कुछ भी लिखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, एंड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सबके डाउट मैं पर्सनली एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो रिकॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल लिंकेज होता है। रिकॉम्बिनेशन जो है ये 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन 50% से ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ से टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव सो हायर रिकॉम्बिनेशन। भाई टाइटली लिंकेज ज़्यादा हो गया तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। जीन्स फार अपार्ट, बहुत दूर हैं, देन फ्यू रिकॉम्बिनेशन, जीन्स बहुत दूर हैं यानी कि लिंकेज बहुत कम है, तो रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन फ्यू है यानी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है, जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सो 100% रिकॉम्बिनेशन, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि 100% रिकॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन 50% होता है। तो ऑल ऑफ दी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो थैलेसीमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। एंड अल्फा थैलेसीमिया का जो जीन होता है क्रोमोसोम 16 पर होता है HbA1 HbA2, एंड बीटा थैलेसीमिया का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है HbB।
और यहाँ से आप A3 चला जाएगा। डाउन सिंड्रोम क्या है, 21 ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, B4 अल्फा थैलेसीमिया यानी कि क्रोमोसोम नंबर 16, एंड C1 बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11, एंड D2 क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक्स क्रोम से रिलेटेड होता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, डबल XY हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल XY हो जाता है। D2 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इसकी में मैंने सभी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, ये कौन सा डिजीज है, ये डाउन सिंड्रोम डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन। कब डिस्कवर किया था, 1866 में डिस्कवरी हुई थी इस डिजीज की। एंड द सिंड्रोम ड्यू टू एन्यूप्लाइडिया क्रोमोसोम, बिल्कुल सही। ऑटोजोम, बिल्कुल सही बात है। ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इंडिविजुअल है 47 क्रोमोसोम, कौन कौन से, 45 ऑटोजोम प्लस XY। ऑटोजोम 44 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 3 बार आ जाता है, सब में 2 बार होते हैं, इसलिए ये 45 हो जाता है प्लस XY यानी 47 क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, सीकल सेल एनीमिया के लिए कौन सा ट्रू है। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिक इंडिविजुअल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन काजिंग सीकलिंग ऑफ आरबीसी। बिल्कुल, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है देन सिकल सेल आरबीसी क्लम्प होने लगते हैं, अपना सीकल शेप के हो जाते हैं, बाई कॉनकेव शेप से। और ये एकदम सही बात है। सिकल सेल, दूसरा स्टेटमेंट, सिकल सेल एनीमिया अकर ड्यू टू सिंगल वेज सब्सटीट्यूशन GAG से GOG एट द 6th कोडान ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया HbS HbA और रेजिस्टेंट टुवर्ड मलेरिया। बिल्कुल सही बात है, एंड ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 100 ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन लीडिंग टू कंप्लीटली अल्टर्ड प्रोटीन सीक्वेंस। अगर हम एक न्यूक्लियस क्या कहते हैं उसको, एक नाइट्रोजन बेस इंसर्ट करेंगे या फिर 2 करें, तब क्या होता है, अपना फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है, पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है जहां से इंसर्ट करेंगे। लेकिन अगर 3 या 3 के मल्टीपल में करेंगे देन पूरा फ्रेम चेंज नहीं होता है, सिर्फ एक ही अमीनो एसिड का डिफरेंस आता है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें तो लैगिंग स्ट्रैंड क्या होती है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे, एंड पॉलीमराइजेशन अवे होता है फ्रॉम द रेप्लिकेशन फार्क से, दूर रेप्लिकेशन फार्क से अवे जाता है। क्या होता है, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फार्क। एंड लीडिंग स्ट्रैंड पे टुवर्ड द रेप्लिकेशन फार्क रेप्लिकेशन होता है। एंड लैगिंग स्ट्रैंड में मल्टीपल टाइम यहाँ पे आपको RNA प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है, किसमें, मल्टीपल टाइम। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो DNA स्ट्रैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो भाई प्रोटीन तो सिर्फ RNA से बनता है, RNA मॉलिक्यूल DNA से बन गए ट्रांसक्रिप्शन से, यानी DNA से DNA बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। बट प्रोटीन जो होता है सिर्फ किससे बनता है, RNA से बनता है, DNA से डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन इन यूकेरियोट एट हायर लेवल। तो हिस्टोन तो न्यूक्लियोसोम बनाने में लगता है, या फिर बोले तो न्यूक्लियोसोम यानी कि क्रोमेटिन बनाने में लगता है, हिस्टोन का यूज इसी में हो जाता है, यानी कि लोअर लेवल पर हो जाता है। पॉलीएमिन्स प्रोकैरियोट में पैकेजिंग में काम आते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं जो कि हायर लेवल पैकेजिंग में काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, आपको तो पता है कि RNA से DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर DNA से DNA बनना रेप्लिकेशन, DNA से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, एंड mRNA से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो कॉपी नंबर ऑफ मिनी सैटेलाइट वेरी करता है फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम विद इन इंडिविजुअल। सही एनसीईआरटी लाइन है। मिनी सैटेलाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल DNA सीक्वेंस अरेंज इन टेंडम रिपीट। बिल्कुल सही बात है। द साइज ऑफ मिनी सैटेलाइट रिलेटिवली कंसिस्टेंट नहीं होता है, वेरी करता है। क्या करता है, वेरी करता है। टिपिकली 0.1 से 20 किलो बेस तक ये वेरी करता है साइज ऑफ मिनी सैटेलाइट। तो कंसिस्टेंट नहीं होता, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। एंड 4 क्या, मिनी सैटेलाइट सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रिजल्टिंग इन वेरिंग बैंड पैटर्न ऑन रेडियोग्राम, ऑटो रेडियोग्राम। बिल्कुल सही बात है। 107 की बात करें, मेन स्टेप इन DNA फिंगरप्रिंटिंग कौन कौन होते हैं। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ DNA, फिर क्या होगा, जेलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, एंड फिर क्या करेंगे, उसकी हम ब्लॉटिंग कर देंगे। ब्लॉटिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एंड हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑटो रेडियोग्राफी होती है। सो स्टेप्स बेसिकली क्या है, E से EDCBA है। क्या है, EDCBA मतलब उल्टा साफ साफ क्या है, रिवर्स स्टेप क्या है, आंसर है। क्या है आंसर, EDCBA। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो कि रिप्लाई कर देते हैं। तो आपका डाउट, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आप कर दीजिए। हाँ, इसकी मैट्रिक बता देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। और केमिस्ट्री में डायग्राम बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस, न्यूक्लियोटाइड्स के। तो कैसे याद रखना, सबसे पहले AC एडिनिन ग्वानिन, प्यूरिन हो गए, ऊपर प्यूरिन लिख दो, नीचे साइटोसिन थाइमिन यूरासिल, ये क्या हो गए, पिरिमिडिन हो गए। अब कैसे याद रखना है, बाईसाइक्लिक होते हैं जो प्यूरिन होते हैं, वो बाईसाइक्लिक होते हैं।
प्यूरिन कौन है? एडेनिन ग्वानिन। एंड मोनोसाइक्लिक कौन है? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, ये मोनोसाइक्लिक होते हैं। देन प्यूरिन इज हेट्रोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक तो सभी होते हैं। 9 मेंबर डबल रिंग यानी कि बाईसाइक्लिक यानी कि डबल रिंग होते हैं, तो प्यूरिन डबल रिंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड हाँ, ये सब डाटा सही है, डाटा याद करना चाहे याद कर सकते हैं, बाकी सही है डाटा, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो पूरा डाटा अगर याद करना चाहे कर सकते हैं, बाकी डबल रिंग है, बिल्कुल सही है। पिरिमिडीन इज हेट्रोसाइक्लिक, दोनों हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। 6 मेंबर सिंगल रिंग, तो पिरिमिडीन जो होती है मोनोसाइक्लिक यानी कि सिंगल रिंग होती है, ये भी बात सही है। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है 1,9 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बिल्कुल सही बात है। एंड पिरिमिडीन में 1,1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ये भी सही बात है। न्यूक्लियोसाइड आर लिंक्ड बाय 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, गलत है। न्यूक्लियोसाइड नहीं जुड़ते हैं, कौन जुड़ता है? न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत बढ़िया मतलब ये स्टेटमेंट दिया गया है। न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि जोड़ते हैं 3 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड थोड़ी बना सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तभी तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज में आपको पता है कि एक ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है, 1 लेस ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू राइबोज। तो राइबोज में अगर O4 है देन इसमें तो O3 होना चाहिए, मतलब ये गलत दिया गया है, जो कि एक ऑक्सीजन ज्यादा ही है डीऑक्सी में, तो ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। देन कंपैरिजन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। जैसे कि मैंने बताया फिजिक्स का सोल्यूशन किया हूँ, 1 घंटे का सोल्यूशन है एंड हर एक फार्मूला मैंने उसमें मेंशन कर दिया है और ब्रीफली थोड़ा फास्टली मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्या कैसे यूज होगा, क्या टर्मिनोलॉजी है। सो उसको एक बार अगर आप देख लेंगे, अगर आपके नंबर 100 के आसपास आए हैं फिजिक्स में, उसको देखने के बाद भाई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं बचेगा, इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि पूरे 9 घंटे की मेहनत मैंने उस पर की है और अगर आप उसको देखेंगे तभी मेरी मेहनत भी सफल होगी। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिक कोडॉन। तो AUG इनिशिएटर कोडॉन होता है, ग्लाइसिन के लिए कोड नहीं करता है, ये गलत बात है। किसके लिए कोड करता है? ये मेथियोनिन के लिए कोड करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि A नहीं आएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत। ऐसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। UAA कोड फॉर टायरोसिन, ठीक है, UAA कोड फॉर टायरोसिन गलत है, क्योंकि जो होता है UAA, UAG और UGA ये तो स्टॉप कोडॉन होते हैं ना, टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं, फिर स्टॉप कोडॉन होते हैं, तो UAA टायरोसिन के लिए कोड कैसे कर सकता है? ये भी गलत हो गया। द कोडॉन्स आर मोस्टली यूनिवर्सल, या फिर नियरली यूनिवर्सल बोले या मोस्टली यूनिवर्सल बोले, ऑप्शन सही है, तो C करेक्ट है। एंड मोर देन 1 कोडॉन कोड फॉर सिंगल अमाइनो एसिड, सही है, इसी तो डिजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड कहते हैं। देन करेक्ट कौन हुआ? C, D एंड E, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है थोड़ा स्लो चल रहा हूँ देन वीडियो को फास्ट कर सकते हैं आप 1.5 पे। बाकी बात करते हैं, ये तो थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, नॉर्मल था। A3 जाएगा। टर्मिनेशन कैसे होता है? GTP डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर से। ट्रांसलेशन में क्या यूज होता है? ट्रांसलेशन में अमीनो साइड tRNA यूज होता है, tRNA सिंथेटेज यूज होता है। ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज यूज होता है, दैट इज C4। एंड रेप्लिकेशन में ओकाजा के फ्रेगमेंट बनते हैं, D2 जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 111, तो ये जो X दिखाया गया ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये न्यूक्लियोसाइडिक बॉन्ड है, एंड ये जो इतना बॉन्ड बना दे सीधा फास्फोएस्टर नहीं, ये क्या है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। सिग्मॉइड कर्व की बात करें, सिग्मॉइड कर्व क्या होता है भाई? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का होता है, एंड सिग्मॉइड लॉजिस्टिक है यानी कि उसमें कैरिंग कैपेसिटी आएगी, यानी कि dN/dt = RN × K-N/K हो जाता है। देन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 113, सेक्सुअल डिसिट। भाई यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है इसने, तो मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन होगा। इसमें क्या होगा? करेक्शन होगा, क्योंकि जो सेक्सुअल डिसिट होता है ऑर्किड का एक वैरायटी है, मेडिटेरियन ऑर्किड, ओफायरिस एंड बम्बल बी। तो ऑप्शन क्या जाना चाहिए? 4 बम्बल बी एंड और ओफायरिस ऑर्किड, बट आंसर दिया गया ओफायरिस एंड ऑर्किड फ्लावर। भाई ओफायरिस खुद ही ऑर्किड फ्लावर की एक वैरायटी है, तो फ्लावर में सेक्सुअल डिसिट थोड़ी हो रहा है, बम्बल बी एंड ओफायरिस ऑर्किड में हो रहा है। जैसे कि अगर नहीं विश्वास है तो मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पर क्या होना चाहिए? करेक्शन होना चाहिए। आप लोग dlp@ln.in करके कोई ईमेल है, उस पर आपको अपना फॉर्म नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख कर भेज सकते हैं कि यहाँ पर करेक्शन है। ज़्यादा लोग भेजेंगे तो वही करेक्शन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवार्ड्स, द मेडिटेरियन ऑर्किड ओफायरिस। ये क्या है? पूरा ऑर्किड का नाम है, मेडिटेरियन ऑर्किड ओफायरिस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसिट टू गेट पॉलिनेशन डन बाई स्पीसीज ऑफ बी। एंड वो कौन सी बी होती है? बम्बल बी होती है। तो ये पूरा फ्लावर है मेडिटेरियन ऑर्किड ओफायरिस। ऑर्किड की सभी जो हैं, सभी ऑर्किड की वैरायटी फ्लोरल रिवार्ड नहीं देते हैं, कुछ सेक्सुअल डिसिट करते हैं, जैसे कि मेडिटेरियन ऑर्किड ओफायरिस करता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि करेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 113 में ऑप्शन दिया गया है 113 का, आप देख सकते हैं
3 नंबर देख सकते हैं क्या, 113 का 3 नंबर, जो कि यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए। एंड होना क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए। मैंने तो यही लगाया है, आपने क्या लगाया था इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। करेक्शन होगा कि नहीं होगा कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइए। 114 नंबर, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, प्लस प्लस इंटरेक्शन। कमेंसलिज्म, एक का फायदा होता है दूसरे का कुछ नहीं जाता। अमेंसलिज्म, एक का घाटा होता है दूसरे का कुछ नहीं जाता। पैरासिटिज्म, तो एक का फायदा दूसरे का घाटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जाता। समझ गए। मुझको लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैंने काफ़ी फास्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी। क्वेश्चन नंबर 115, प्रेडेटर्स इन नेचर आर टू एफिशिएंट नहीं होते हैं, ये टू एफिशिएंट नहीं होते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, प्रूडेंट होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। प्रेडेटर इन नेचर आर नॉट प्रूडेंट, गलत है, प्रूडेंट होते हैं, यानी कि दोनों गलत है। 116, स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नॉट लेस देन अ प्रेडेटर, सही है। मोनाज बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेसफुल टू इट्स प्रेडेटर, सही है। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफेगस, बिल्कुल सही है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थॉर्न्स आर मोस्ट कॉमन डिफेंस मार्फोलॉजिकल, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, कॉमन मार्फोलॉजिकल है, तो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। 117, मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट में प्लेस ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी कि कितना, 70 लाख स्पीसीज, ठीक है। कभी अगर लाख में पूछे देन 7 लाख नहीं 70 लाख, यानी कि 7 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं, तो ये दोनों तो सही है। नैरोली यूटिलिटेरियन डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, लेकिन पॉलिनेशन क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है, ये नैरोली यूटिलिटेरियन में नहीं आता है। और इन सिटू कंजर्वेशन हॉट स्पॉट्स का होता है, एंडेमिक स्पीसीज सही है। इन सिटू कंजर्वेशन जूलॉजिकल पार्क है, बिल्कुल। क्रिटिकल इंडेंजर्ड एनिमल्स को रखा जाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 119, इसमें थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि इन सिटू कंजर्वेशन जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। सफारी कैसे, एक वाइल्ड लाइफ सफारी होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, एक वाइल्ड लाइफ सफारी होता है, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। तो सफारी क्या है, वो इन सिटू है, एंड सेंचुरी क्या है, इन सिटू है। इसमें आपको डाउट होगा, मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए भाई आपको कम से कम एक बंदे को शेयर करना है वीडियो, अगर आप इस ट्रिक से याद कर रहे हैं तो क्यों, कैसे बताऊं। सफारी अपने गाड़ी का नाम होता है ना, सफारी होती है, टाटा सफारी, तो सफारी गाड़ी का नाम है, यानी कि कोई इन सिटू है, कोई जंगल थोड़ी है। इन सिटू का मतलब जहां पर है जंगल है, तो जंगल में ही सुरक्षा कर रहे हो, इन सिटू है। तो सफारी गाड़ी है, गाड़ी जंगल में थोड़ी रहती है, बाहर लाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये इन सिटू हो गया। क्या हो गया, इन सिटू हो गया। एंड सेंचुरी जो बची सेंचुरी, वो क्या होगी, वो इन सिटू हो जाएगी। अगर इससे आप याद करते हैं इस ट्रिक से, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए जरूर। एंड इंस्टीट्यूट बताते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनिशियली 25 थे, 9 और ऐड हो गए, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एंड बायोलॉजिकल रिजर्व की बातें 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, एंड 90 नेशनल पार्क है। इंडिया की बात हो रही है, 90 नेशनल पार्क है, एंड 444 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड सेक्रेड ग्रुप्स हैं। ये सब इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। सो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दिया यहाँ पर, एंड बोला इन सिटू है, गलत है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो इन सिटू हो जाती है। नेशनल पार्क ठीक है, इन सिटू है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू है। सो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू होता है। उसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नोन एज बायोप्रोस्पेक्टिंग, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 ओनली इज करेक्ट। 120 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड इन द वर्ल्ड, सही है। नाउ नंबर ऑफ 32 नहीं 34 हो गई, 9 और ऐड हो गए, 34 हो गई है अभी पूरे वर्ल्ड में। इंडिया है 3 हॉटस्पॉट, ईस्टर्न घाट नहीं होता, वेस्टर्न घाट होता है। इंडो बर्मा एंड हिमालय, ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि ईस्टर्न नहीं होता है, तो पहला सही है, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, यानी कि बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन बचते हैं, ए तो सही है, ई भी सही होगा क्योंकि दोनों में है। ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया, बिल्कुल सही बात है। एंड डी हॉटस्पॉट आर एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, बिल्कुल सही बात है, जहां पर है वहीं पर कंजर्व है, तो इन सिटू है, देन ए डी ई जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 121, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऑप्शन नंबर 4। द एनुअल रेट ऑफ एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ऑफ द होल बायोस्फीयर क्या, तो 170 बिलियन टन होता है। ओशियन का कितना होता है, 55 बिलियन टन होता है, ठीक है। बाकी 170 माइनस 55 कर दीजिए, जितना बचता है वो क्या हो जाएगा आपका, ड्यू टू टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, जो कि क्या बचेगा, 115 बिलियन टन बचेगा। एंड ये ड्राई वेट की बात हो रही है, यहाँ पे वेट वेट की बात नहीं हो रही, ड्राई वेट प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 123, तो ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है एंड मोर अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट होती है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 123 में जो आंसर दिया गया है, ये शायद आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। क्या दिया गया, 2। The productivity of terrestrial ecosystem is more than aquatic system. Productivity of terrestrial ecosystem is more than aquatic ecosystem, सही है।
नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर मोर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर मोर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंपेयर टू एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये भी बात सही है। तो इस तरीके से देखें तो बोथ असर्शन रीजन करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन जा रहा है। एंड 123 का क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 दिया, 123 का क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। एंड एक्चुअली मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था ये, assertion is correct but reason is incorrect, number of producers are more in terrestrial ecosystem compared to aquatic ecosystem। तो ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हुआ था, बाकी मैं इसको डिस्कस करके आपको बताता हूँ। सो बाय द वे अभी ये क्वेश्चन तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की एनसीईआरटी में, लेकिन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर मोर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंपेयर टू एक्वाटिक इकोसिस्टम मुझे कहीं मिला नहीं। अगर आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन के बारे में कोई अच्छा सा एक्सप्लेनेशन एंड क्या आंसर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि और लोगों को भी पता चल जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। तो आपसे स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है, डेट्रीबोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। स्टेटमेंट 2 कहता है डिकम्पोजिशन फास्टर होता है, डेट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, गलत है। 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। 125 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, सही है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट मोर सीजनल लेस सीजनल होते हैं, ये गलत है, यानी कि बी नहीं जाएगा, बी नहीं जाएगा, बी नहीं जाएगा, बी नहीं जाएगा, गलत गलत, ऑप्शन एक ही बचता है, यानी कि सी सही है, यानी कि मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन, सही है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 126, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीशीज एज सच, ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीशीज एज सच, बिल्कुल सही बात है। अ सेम स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन सेम इकोसिस्टम एट अ टाइम, सही है। इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑल पिरामिड ऑफ नंबर एंड एनर्जी ऑफ एंड बायोमास आर अपराइट, ग्रासलैंड में, हाँ बिल्कुल सही है। एनर्जी एट हाई ट्रॉपिक लेवल इज मोर नहीं होता, हाई ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि लैंडमैन का लॉ है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफर होती है, देन ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट पूछा है। 127 की बात करें, न्यू सेलर एडवेंटिव एम्ब्रियन इज फाउंड इन सिट्रस एंड मैंगो, सही बात है। एनसीईआरटी लाइनिंग ग्रास फैमिली द रेडिकल इनक्लोज इन अ हॉलो फोल्डेड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल में रेडिकल नहीं होता, सूट एपेक्स जो है वो कवर होता है, ठीक है, ये गलत है। सिनगैमी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सिनगैमी से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल नहीं बनता, जाइगोट बनता है, ये भी गलत है। ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर टू पॉलिनेशन, गलत है। तो मोस्टली एक्वाटिक प्लांट जो है इंसेक्ट एंड विंड यूज करते हैं, कुछ प्लांट है जैसे हाइड्रिला, वेलिस्नेरियम, जोस्टेरा, ये 3 प्लांट हैं जो कि वाटर यूज करते हैं फॉर पॉलिनेशन। एंड हाइड्रिला एंड जोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली हैं, जबकि वेलिस्नेरिया एपीहाइड्रोफिली होता है। एंड जोस्टेरा को मरीन ग्रास कहते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, एंड उसका जो पॉलन ग्रेन होता है रिबन शेप का होता है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोस्ट कॉमन अमंग्स्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, सही है। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, सही है। कॉर्न कॉब द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल, बिल्कुल सही बात है। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, इंसेक्ट पॉलिनेशन ग्रासेस में तो विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है, देन ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। 129 क्वेश्चन नंबर की बात कर लें, किसकी बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें। देन कोलियोराइजा क्या है, कोलियोराइजा सूट एपेक्स नहीं होता है, सूट एपेक्स पे तो कोलियोप्टाइल होता है, एंड ये रूट एपेक्स पे होता है कोलियोराइजा। स्क्यूटेलम की बात करें, कॉटिलेडन ग्रास फैमिली, बिल्कुल सही बात है। एंड ग्रास फैमिली में जो दूसरा रेडोस कॉटिलेडन है उसे एपीब्लास्ट कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी एंडोसोम न्यूक्लियस डिप्लॉइड नहीं होता, ट्रिप्लॉइड होता है। पेरिकार्प आउटर लेयर ऑफ एंथर नहीं है, पेरिकार्प तो आउटर लेयर ऑफ फ्रूट होता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ओनली बी करेक्ट होगा, स्क्यूटेलम कॉटिलेडन इन ग्रास फैमिली। दिस इज द डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेशन शोइंग फ्लावर्स वेल एक्सपोज स्टेमन, बिल्कुल सही है। और क्लिस्टोगैमस नहीं है, ऑटोगैमी भी नहीं शो करता, वाटर वाला भी नहीं है, ये आपको डायग्राम एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 131, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म, रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म, हाँ बिल्कुल सही बात है। 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड ऑफ डेट पाम एग्जिबिटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, नहीं, 2000 ओल्ड वाइबल सीड ऑफ डेट पाम कहाँ से ये निकाला गया था, फोनिक्स डैक्टिलीफेरा से, किंग हेरोड्स पैलेस से, एक्जिका बेसन के टाइम निकला था। आर्कटिक टुंड्रा से तो ल्यूपाइन आर्कटिक्स करके कोई सीड निकला था जो कि 10,000 साल पुराना था, ठीक है। तो इसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, आर्कटिक टुंड्रा से कौन सा सीड निकला था, और तो उसका नाम आप एक बार कमेंट में मेंशन कीजिए। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन
बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, बिल्कुल सही बात है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद। इमैस्कुलेशन इज नॉट नीडेड इफ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बिल्कुल अगर फीमेल पेरेंट है एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि कोई इसमें मेल पेरेंट है ही नहीं, देन इमैस्कुलेशन की आवश्यकता कहाँ है। इमैस्कुलेशन तो तब करते हैं जब फीमेल भी है उसी में एंथर भी है, उसी में मेल पार्ट भी है, उसी में फीमेल पार्ट भी है, तो फीमेल पार्ट को बचा के रखते हैं, एंथर को काट देते हैं, इसे इमैस्कुलेशन कहा जाता है। जब एंथर है ही नहीं देन इमैस्कुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी थोड़ा सा पेटेंटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें, मुझे द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन जर्म पोर, जर्म पोर में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। तो स्पोरोपोलेनिन नहीं होता भाई, पूरे पॉलन ग्रेन पे जहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है वही तो जर्म पोर होता है। एंड पॉलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल फॉर मंथ तक वाइबल रहते हैं रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली में। किसमें रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली में। एंड 30 मिनट तक वाइबल रहते हैं कहाँ पे, व्हीट एंड राइस में। तो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, मंथ तक वाइबल रहेंगे पॉलन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 134, सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स, सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या हो जाता है भाई, एंडोस्पर्म 2n+n हो जाएगा, ट्रिपल एन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेंट्रल सेल क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है। सेंट्रल न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, आर द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सीड्स इन प्लांट एक्सेप्ट, तो प्रोटेक्शन करता है एम्ब्रियो का, जेनेटिक वेरिएशन लाता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, नरिशमेंट करता है एम्ब्रियो को, बट पॉलिनेशन थोड़ी कराता है सीड। ठीक है। एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी बीड्स इज यूज्ड, एग्रोज जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी बीड से वो किस में यूज होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड क्लोनिंग वेक्टर, तो ओआरआई साइड तो होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सिंगल रिकॉग्निशन साइड भी होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएंगी, नहीं तो मैनी फ्रेगमेंट बन जाएंगे, उस वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कटेंगे तो बटेंगे हो जाएंगे, आपने नारा सुना होगा ना, कट जाएंगे बेचारे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो 138 की बात कर लेते हैं। If recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme, recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme galactosidase, which of the following will occur in case of non-recombinant, तो non-recombinant में कोई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं है, हुआ नहीं तो क्रोमोजोनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में वो ब्लू कलर देगा अपना, बीटा गैलेक्टोसाइड जीन उसके बनेंगे। हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा तो जैसा कि मैंने बोला अभी हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 138 तक, और इस स्टेज पे आप वीडियो को पास करके थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, पानी वानी पी लीजिए, फिर बैठ के देखिए। और क्योंकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जो आपने सॉल्व भी किया है, अच्छे नंबर आए हैं, फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा फास्टली। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने ब्रेक ले लिया होगा और इसी ब्रेक में आपने सब्सक्राइब भी कर दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139, विच द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बेस्ड मेथड टू ट्रांसफर प्लांट। रिट्रोवायरल एनिमल के लिए यूज होता है, टीआई प्लाज्मिड ठीक है वेक्टर है, माइक्रो इंजेक्शन एंड बायोलॉजी ठीक, तो आर्टिफिशियली जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये वेक्टर बेस्ड नहीं है, देन टीआई प्लाज्मिड इज द आंसर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, बिल्कुल यही इसका रीजन है, क्योंकि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करना होता है, इसलिए पूरे लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, यानी कि टटोलता है। तो ऑप्शन नंबर 141। पीसीआर क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन करता है। बायोरिएक्टर लार्ज स्केल कल्चर है। जीन गन ट्रांसफर डीएनए इनटू प्लांट सेल। इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। Ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू एक्टिवेशन, भाई गलत हो गया, एक्टिवेशन नहीं होता, इनएक्टिवेशन होता, ठीक है। ऑफ एंटीबायोटिक इन इज अ कंबस्शन प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट हैव डिफरेंट एंटीबायोटिक, सही है, बट एक्टिवेशन है, इनएक्टिवेशन होगा। देन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। ये मेरा गलत हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा रिविजन कम हुआ था, इसी वजह से ध्यान नहीं आता इंसर्शनल एक्टिवेशन है इनएक्टिवेशन है, मतलब कि जब टाइमिंग पेपर में बैठते हैं देन पता नहीं चलता है कि फास्टली निकल जाता है। 142 नंबर बात करते हैं, क्या दिया गया 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। 143 की बात कर लेते हैं।
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, सही है। एडीए एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, सही है। पीसीआर मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन वीवो, नहीं इन विट्रो होता है, क्योंकि भाई शरीर के बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हो रहा है, यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर, ठीक है, बट ये इन वीवो नहीं होता, यानी कि गलत हो गया। सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, यानी कि एक ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सॉरी आपने देखा नहीं, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, यानी कि 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है ABE, यानी कि डी भी गलत है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 2 सेट्स ऑफ RNA प्राइमर यूज्ड, PCR में 2 सेट्स ऑफ DNA प्राइमर यूज होते हैं, RNA के नहीं यूज होते हैं। ई की बात करें, ड्यूरिंग PCR रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज, बिल्कुल टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है। 144 नंबर, वायरस फ्री प्लांट मेरिस्टेम कल्चर से मिलते हैं, किनका किनका किया गया है, बनाना का किया गया है, शुगर केन का, पोटैटो का किया गया है, एनसीईआरटी में मेंशन है, अभी तक इन पर क्वेश्चन नहीं आया है एंड ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें, क्राई फर्स्ट AC क्राई सेकंड AB कॉटन वालवर्म पे काम करते हैं, एंड क्राई फर्स्ट AC सेकंड AB कॉटन वालवर्म पर, क्राई फर्स्ट AB कॉर्न वालवर्म पर, सही है। एंड एलाइजा इज, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की, तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही बात है। ये इसमें A एंड B पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, C जो है रिमूव हो जाती है। देन इंसुलिन 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, कहना सही होगा। इलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल कॉर्न वालवर्म, बिल्कुल सही है। क्राई फर्स्ट AC एंड सेकेंड AB कॉटन वॉलवर्म को कंट्रोल करते हैं, एंड क्राई फर्स्ट AB जो है कॉर्न वालवर्म को कंट्रोल करना है। ध्यान देना यहाँ पे AC फर्स्ट AB सेकेंड AB। ADA एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, बिल्कुल सही है। C पेप्टाइड इज प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, गलत बात है। एंड करेक्ट ऑप्शन चूज करना है E, दोनों नहीं होंगे क्योंकि E तो गलत है। उसके बाद ABCD यहाँ सारे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, यहाँ पर एक करेक्शन है, आपको पता होगा। आंसर आपका तो सही गया होगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा, देन बायोपायरेसी ही आपने लगाया होगा, बट यहाँ पे विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन तो ठीक है, फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपुल कंसर्न विथ कंपनसेटरी पेमेंट नहीं है, क्या है, विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट है। एनसीईआरटी की लाइन है, क्या है, विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट होता है तब उसे बायोपायरेसी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन होगा, मतलब वैसे तो ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, आंसर तो यही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेमिंग इशू है। एनसीईआरटी की लाइन अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए आप क्या लिखा, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपुल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, विथ कंपनसेटरी पेमेंट नहीं है, क्या है, विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट है। नई एनसीईआरटी का पेज नंबर 185 है और 147। 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, सही है, 1997 में हुआ था। एंड एक चीज यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, 1997 में ही जो एक ट्रांसजेनिक काऊ थी रोजी, उसका भी जो बनाई गई थी ट्रांसजेनिक काऊ रोजी, वो भी 1997 की ही बात है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। देन असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 148, तो यहाँ पे AR2 गोल्डन राइस क्या है, इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, विटामिन A इनरिच होता है, जीन यूज करते हैं डैफोडिल प्लांट से, ठीक है। टोबैको की बात करें, देन टोबैको क्या है, मेलोडिक एंड इकॉग्निशिया से रिलेट करता है, जो इसका ये जो है टोबैको को इन्फेक्ट करता है, रूट को इन्फेक्ट करता है। एंड इसमें यूज करते हैं RNA इंटरफेरेंस, जिसमें डबल स्टैंडर्ड RNA यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड जीन थेरेपी की बात करें, देन ADA डिफिशियंसी यानी कि CP एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इसमें डाला जाता है। बाकी ट्रांसजेनिक एनिमल स्टडी ऑफ डिजीज किया जाता है, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस का ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया जा चुका है। तो बेसिकली किसके बने हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, कैंसर का बनाया गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का बना है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस का बना है, एंड अल्जाइमर का भी बनाया गया है। 149, बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन विच टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन मेरा गलत हुआ, क्यों, लैक ऑफ रिवीजन, क्योंकि इसीलिए कहता हूँ रिवीजन बहुत जरूरी है। एंड अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, थोड़ा समय दीजिए, लेकिन इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 बढ़िया क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से, जैसे राइजोबियम इन रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट,
एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबीना, नॉस्टॉक, ओसिलेटोरी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब के सब क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर का मतलब न्यूट्रिएंट यानी कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके बढ़ाते हैं। जो है सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करके या फिर किसी और तरीके से, वो सब बायो फर्टिलाइजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से? क्लोस्ट्रिडियम, ग्लोमस एंड एनाबिना, इस सब के सब बायो फर्टिलाइजर हैं। यहाँ पर ट्राइकोडर्मा तो है, लेकिन बक्लोवायरस, बैसिलस thuringiensis एंड ट्राइकोडर्मा भी ये सब क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट है। ट्राइकोडर्मा भी बायो कंट्रोल एजेंट है। नॉस्ट यहाँ पे टोबैको मोजेक वायरस कोई हमारा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। टोबैको मोजेक वायरस कोई बायो फर्टिलाइजर नहीं है। पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोकोकस एंड एस्परजिलस भी कोई बायो फर्टिलाइजर नहीं होते। देन ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 151, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बायोएक्टिव केमिकल आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन टाइप ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई? सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से मिलता है, जो कि एक फंगस है, लेकिन फंगस में आपको पता होगा ये फिलामेंटस होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर सिर्फ कौन होता है? ईस्ट होता है। एंड ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम, जो कि बैक्टीरिया है। स्टैटिन मोनास्कस परप्यूरस से निकलता है, जो कि ईस्ट है, एक टाइप ऑफ ईस्ट है। मोनास्कस परप्यूरस भी टाइप ऑफ ईस्ट होता है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता है, जो कि एक फंजाई है ये भी। एथेनॉल की बात करें सैक्रोमाइसिस सेरावेसी से मिलता है, जो भी वो भी एक क्या है? ईस्ट है। एसिटिक एसिड एसिडोबैक्टर एसिडाई से मिलता है। देन आंसर क्या हो गया? स्टैटिन और एथेनॉल दो ही हैं जो कि यूनिसेलुलर फंजाई से मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, आप डाउट लिखिएगा। कुछ करेक्शन अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और बात है, देन वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, Which of the following statement is correct? Biogas is a mixture of gases produced by microbial activity at which may be used as fuel. Biogas correct पूछा है। Biogas plant consists of concrete tank 10 to 15 feet deep in which bio waste are collected and a slurry of dung is fed. बिल्कुल सही है। Biogas thus produced is used for cooking and lighting. बिल्कुल क्या है? सभी के सभी सही हैं। 153, parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन। The signals from fully developed fetus and placenta which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. This trigger release of oxytocin. ये भी बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन है। एंड हाँ, ये रीजन भी एक्सप्लेन करता है, ये रीजन जो है सेशन को एक्सप्लेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे आप बता रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी यूज कर रहा है एंड सिग्नल्स फ्रॉम फ्रूट डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड न्यूरल का अटैचमेंट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 153 समझ में आ गया होगा कि पार्चुरेशन जो है इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म एंड सही बात है। द सिग्नल्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस, यानी कि ये क्या है? न्यूरल एंड प्लेसेंटा व्हिच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी कि हार्मोनल। तो न्यूरल एंड हार्मोनल दोनों का यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। 154 की बात करें तो यहाँ पे आपको बस इस सीक्वेंस याद होना चाहिए कि एल्वियोलाई से निकलती है मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट एंड बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलकर बनाती है मेमोरी एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, फिर निपल आ जाता है जहाँ से मिल्क सक्ड आउट किया जाता है बाय द चाइल्ड। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 155 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये डायग्राम देखना है। ये क्या है? रिलीज ओवा है, ये जाइगोट है, ये मॉड्यूला स्टेज है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। तो ए क्या है? फर्टिलाइज्ड एग है, पहला ही गलत हो गया, फर्टिलाइज्ड एग नहीं है। बी जाइगोट है, यस हाँ बी जाइगोट है, लेकिन डिस्टल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता है। सी क्या है? मॉड्यूला, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नहीं होता है। एंड ब्लास्टोसिस्ट, डी क्या है? ब्लास्टोसिस्ट, एंड ये यूट्राइन कैविटी में होता है। कैसे पता? क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है एंड यूट्राइन कैविटी में ही इम्प्लांटेशन होगा, देन ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन कैविटी में पाया जाता है। 156 की बात करें देन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? लेडिक सेल की बात करें देन लेडिक सेल कहाँ पाए जाते हैं? टेस्टिस में पाए जाते हैं। एंड क्या काम करते हैं? एंड्रोजन रिलीज करते हैं, यानी कि AC3 एंड AC3 दो जगह दिया गया है। फिर बी की बात करें सर्टोली सेल कहाँ? सेमिफेरस ट्यूब्यूल में बी एंड इनहिबिन रिलीज करते हैं BB1। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। मतलब आपको कभी कभी तो पूरा ऑप्शन मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 157, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर होता है? एम्पुला पर होता है। 158 की बात करें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड यानी कि फीटस एंड मैटरनल बॉडी क्या होता है? ये प्लेसेंटा होता है। कोरियोनिक बिलाई एंड यूट्राइन टिश्यू का बना हुआ होता है। कोरियोनिक बिलाई यानी कि ट्रोपोब्लास्ट।
अम्बिलिकल कार्ड क्या है? प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड से के थ्रू प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो से जुड़ी हुई होती है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 4। 159 की बात करें, एम्ब्रियो विथ मोर देन, अगर एम्ब्रियो जो है 8 या 8 से कम सेल स्टेज है देन उसे कहाँ डालेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन 8 सेल स्टेज से ज़्यादा आ गया, 8 मोर देन 8 सेल स्टेज आ गया, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर अगर उसमें हो गए देन उसको हम यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। दिस इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि ईटी कहा जाता है। क्या? एम्ब्रियो ट्रांसफर। नहीं तो अगर 8 ब्लास्टोमियर से कम है तो उसे जिफ्ट कहा जाता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट का ट्रांसफर तब कर रहे हैं एंड तब कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। 160, तो HCG एंड HPL ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होती हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्लेसेंटा रिलीज करता है एंड प्लेसेंटा जब प्रेगनेंसी होती है तभी बनता है। ठीक, तो ये सब हार्मोन कहाँ होंगे? प्लेसेंटा रिलीज करेगा। एंड प्लेसेंटा क्या रिलीज नहीं करता है? देन प्रोलैक्टिन प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता, प्लेसेंटा प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज नहीं करता। हार्ट साउंड ऑफ द फीटस कैन बी फेल्ट थ्रू द स्टेथोस्कोप एज अर्ली एज द एंड ऑफ, 1 महीने के अंदर अंदर हार्ट साउंड सुन सकते हैं आप। तीसरे महीने में क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तीसरा महीना यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन वेल डेवलप हो जाते हैं। 5वें महीने तक आते आते तो फर्स्ट मूवमेंट एंड हेयर ऑन द हेड, हेड पर हेयर आपको देखने को मिल जाएगा एंड फीटस का पहला मूवमेंट आपको मदर को शो होता है। क्वेश्चन नंबर 162, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड सेफ अप टू 12 वीक। 12 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ होती है एंड उसके बाद सेफ नहीं मानी जाती है। एंड अगर आपको पता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर पूरा हो गया है या सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है देन 2 मेडिकल ऑफिसर का कंसल्टेंट लेना होता है, तब जाके आप MTP करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, ट्यूबेक्टॉमी में क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, कट एंड टाइट। 164, STIज का क्या क्या हो सकता है अगर सही से लेट डिटेक्शन हो और ट्रीटमेंट सही से ना हो तो? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती हैं, एबोर्सन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी अथवा कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ये भी हो सकता है, देन सब कुछ हो सकता है। 165 की बात करते हैं, कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, सही है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज in addition make the uterus suitable for implantation and cervix hostile to the sperm। सुटेबल नहीं बनाता है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज अनसुटेबल बनाते हैं, यूट्रस सुटेबल थोड़ी अनसुटेबल बनाते हैं। देन ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। 166 बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको पता है वायरस के पास क्या होता है? RNA होता है, तो A क्या आ जाएगा? RNA आ जाएगा। पहला क्या दिया? DNA, गलत। दूसरे में A क्या दिया? DNA, गलत। तीसरे में वायरल RNA, ठीक है। चौथे में वायरल DNA दिया, गलत। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बाकी B C D E अगर मैं बताना चाहूँ तो बता देता हूँ आपको। B क्या होगा? अब वायरल RNA से वायरल DNA बनेगा, वायरल DNA के बाद ये C इनकॉर्पोरेट हो जाएगा जीनोमिक DNA से, एंड D अपना जो है नया वायरस पार्टिकल, नया न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। E क्या होगा? सॉरी, D क्या होगा? न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस करेगा एंड फिर नए E मतलब कि नए वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। 167, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो एनसीईआरटी लाइन है कौन कौन? एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा सो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। तो एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एंड अगर कोकेन का आप एक्सेसिव डोज ले लेते हैं तब भी हेलुसिनोजेनिक हो जाता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे सारे गलत हैं। कोकेन वेरी इफेक्टिव सेडेटिव नहीं होता, मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन को स्मैक नहीं करते हैं, हीरोइन को स्मैक कहा जाता है कॉमनली। एंड ये डिक्रेजेंट नहीं होता, डिप्रेजेंट होता है। सो इसी वजह से मेरा क्वेश्चन ये वाला गलत हुआ था। ये लाइन एक्चुअली एट्रोपा बेलाडोना में मुझे कंफ्यूजन था, धतूरा तो हेलुसिनोजेनिक होता है मुझे याद था, एट्रोपा बेलाडोना का मुझे नहीं याद था। 168 की बात करते हैं। तो स्प्लीन एनसीईआरटी की लाइन है, एक लोब्ड ऑर्गन है B2। स्प्लीन सॉरी यहाँ पे आपको पता है थाइमस जो है, थाइमस, स्प्लीन तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, स्प्लीन क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। थाइमस लोब्ड ऑर्गन है। बोन मैरो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। एसिड इन द स्टमक फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। देन A3 B1 C2 एंड द D4 हो जाएगा, D4 जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वैसे। 169 की बात करें, निकोटिन स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन बोथ द व्हिच लोअर ब्लड प्रेशर, भाई बढ़ाते हैं ब्लड प्रेशर। 1 स्टेटमेंट 2 की बात करें, स्मोकिंग इंक्रीजेज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम एंड ऑक्सीजन, सही है। 1 इनकरेक्ट है एंड 2 करेक्ट है, देन ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। 170,
आपको पता होना चाहिए 3 टर्मिनोलॉजी है, मेटास्टैसिस, मेटामेरिज्म, मेटामॉर्फोसिस। मेटास्टैसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर सेल टू द डिस्टेंट साइट इज कॉल्ड मेटास्टैसिस, ऑप्शन नंबर 2। मेटामेरिज्म क्या है? सेगमेंटेशन होता है, कम से कम 1-2 बार सेम ऑर्गन का इंटरनल या एक्सटर्नल रिपीटेशन होता है, देन उसी को सेगमेंटेशन कहा जाता है, मेटामेरिज्म कहा जाता है, जैसे कि एनिलिडा में देखने को मिलता है। मेटामॉर्फोसिस क्या है? लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना ही मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। 171 एंटी सीरम पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंड क्या होता है उसमें? एंटीबॉडी होंगी। 172 की बात करें, एक्सरे सीटी स्कैन में यूज किया जाता है। 173 ओपियाइड्स आर द ड्रग्स व्हिच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियाइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सीएनएस एंड जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हेरोइन commonly called smack is chemically diacetyl morphine which is white colorless or bitter crystalline compound obtained by acetylation of morphine, option number 2। 174 यहाँ पे आपको पता है बिथसन बिटुलेरिया का जो हुआ था ये नेचुरल सिलेक्शन था, ये आर्टिफिशियल नहीं था। एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल का, ठीक है, एडाप्टिव रेडिएशन हुआ, इनका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? 2 अलग अलग स्पीसीज हैं, मान लेते हैं एक स्पीसीज ए है, ये बी है, यहाँ से एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है बी का, ए का भी एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे ए से एक्स आ गया, यहाँ पे बी से वाई आ गया, और एक्स एंड वाई एक जगह पे आ गए, इनके कैरेक्टर सिमिलर हो जाएंगे, इसे कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सिपियल तो एडाप्टिव रेडिएशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल थोड़ी है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन मार्सिपियल प्लेसेंटल मैमल का एक साथ में कंबाइन करके देखोगे तब जाके वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बनता है, इसलिए दोनों भी नहीं होंगे। ऑप्शन 4 डार्विन फिंच, एडाप्टिव रेडिएशन हुआ एंड इनका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी साथ में ही हुआ, मतलब कि एक जगह से उठ के अलग अलग जाके ये अलग अलग स्पीसीज बना रहे हैं, इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड यही तो एडाप्टिव रेडिएशन भी है डार्विन फिंचेस, ये तो एग्जाम्पल आपको याद ही होगा। 175 की बात है, 1938 a fish catch in South Africa happened to be a seal conch which was thought to be extinct. These animals called lobe fins evolved into the first, किसमें इवॉल्व हुए थे? फर्स्ट एम्फीबियन में इवॉल्व हुए थे। क्योंकि पहले बार को पता होगा कि फिश जो इवॉल्व होते हैं तो सबसे पहले एम्फीबिया में इवॉल्व होंगे, एंड एम्फीबिया से जाकर रेप्टाइल बने, ठीक है। 176 आपको पता होना चाहिए निएंडरथल मैन कब रहते थे? लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले, A2 जाएगा। एग्रीकल्चर कब हुई स्टार्ट? लगभग 10,000 साल पहले, B4 जाएगा। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप 18,000 साल पहले, C का 1 जाएगा। एंड द ड्रायोपिथेकस एंड ड्रामापिथेकस 15 मिलियन ईयर एगो रहते थे, D का 3 जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। बाय द वे अब तो क्वेश्चन बहुत कम बचे हुए हैं, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ उसके लिए सॉरी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, थैंक यू वेरी मच, एंड मेहनत करते रहिए। बाकी बात करते हैं 177 द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू लाइफ साइकिल। नहीं भाई, लाइफ साइकिल चलती रहती है, लेकिन कोई नया फॉर्म डिसअपीयर थोड़ी हो जाता है, स्पीसीज एक्सटेंशन थोड़ी हो जाती है, कोई मर गया तो आगे भी उसके प्रोजेनी होती हैं, ये गलत है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। ब्रांचिंग डिसेंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन था भाई, लैमार्क का नहीं था। अकॉर्डिंग टू डार्विन नहीं, अकॉर्डिंग टू लैमार्क था। इवोल्यूशन इज ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। 177 का 2 प्रोसेस बाय व्हिच न्यू स्पीसीज अराइज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। तो भाई मैंने तो जेनेटिक ड्रिफ्ट लगाया था जो कि गलत है, इन्होंने बोला स्पेसिएशन है। क्या है? प्रोसेस बाय व्हिच न्यू स्पीसीज अराइज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड स्पेसिएशन। तो इसमें मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था, बाकी इसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, सर्च करूंगा, फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आपको पता है मतलब कि एक्सप्लेनेशन इसका स्पेसिएशन क्यों है, देन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बात करते हैं 179 का। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज ऑब्जर्व इन मोथ बिटसन बिटुलेरिया ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो डायरेक्शनल हुआ था। डायरेक्शनल क्यों? जैसे कि एक वाइट बिंग मोथ है और एक ब्लैक बिंग मोथ था, शायद क्या था यार, मान लेते हैं ब्लैक बिंग मोथ था। तो जब मेलानिज्म हुआ तो बी की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी। अभी अगर दोनों की है देन ये क्या होगा? डिसरप्टिव कर्व, डिसरप्टिव वो हो जाएगा क्या? डिसरप्टिव सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शनल होना है तो या फिर ए का डेवलप हो गया ज़्यादा, ए की ज़्यादा प्रोजनी हो गई, बी की थोड़ी सी प्रोजनी बची, या फिर ए की थोड़ी सी बची, बी की ज़्यादा हो गई। तो मेलानिज्म में तो बी की ज़्यादा हो गई थे, तो एक तरफ जो है ग्राफ शिफ्ट हो गया, इसीलिए क्या है? डायरेक्शनल है। क्वेश्चन नंबर 180 Which of the following statement is incorrect? Excess use of herbicide, pesticide, etc. has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale. बिल्कुल सही बात है। Lichens can be used as industrial pollution indicator, सही है। क्यों? क्योंकि ये SO2 pollution indicate करते हैं, जहाँ भी pollution होता है वहाँ ग्रो नहीं करते हैं।
In stabilizing selection, peak gets higher and narrower because more individual a carrier mean character value. More individual a carrier mean character value. ज़्यादा इंडिविजुअल मीन कैरेक्टर वैल्यू पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इस पॉपुलेशन नहीं होता है, क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट क्या है, इंडिविजुअल है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सोल्यूशन वीडियो। मैंने फिजिक्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका वीडियो जरूर देखना, थोड़ा टाइम देना, क्योंकि बिना टेस्ट एनालिसिस के आप कोई भी टेस्ट दे के आ जाओ, कोई मतलब नहीं होने वाला है। सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं किया तो आप अभी कर देंगे, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। बाकी अब पढ़ाई करते रहिए, अगला मेजर का सोल्यूशन आने वाला है, 15 फरवरी को टेस्ट है, फुल सिलेबस, एंड देखते हैं किसका कितना मार्क्स आता है। बाकी थैंक यू वेरी मच, और क्या ही बोलूँ, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।